Hello, my lovely students out there. This is ARK representing Anarchanine. Dear CS executives, CS professionals, CA इंटर स्टूडेंट्स, बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखिएगा इस टॉपिक पे। हाँ सर, टॉपिक आप तो जेट एयरवेज की बात कर रहे हैं। हाँ, हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पे इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। एग्जाम के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है यार। एग्जामिनर इससे पीछे पड़ा रहता है, क्वेश्चन पूछता है। ऑलराइट, सो यहाँ इस सेशन में मैं बहुत अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा आपके साथ में कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स क्या है। पर उससे पहले हम समझ लेते हैं एक छोटी सी न्यूज के साथ में इस बात को, ठीक है। देखिए, जेट एयरवेज ने, जी हाँ, और आई मीन अगर बात करूं 2020 के अंदर जेट एयरवेज ने फरवरी के मंथ में अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज को रीस्टार्ट करने के लिए डिपॉजिट्स के फॉर्म में पैसा लिया एक पर्टिकुलर प्राइवेट कंपनी से। जी, प्राइवेट कंपनी, हाँ जी, आपके सामने यहाँ पर आप देखिएगा, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ऑर्गन आईटी पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, इसने यहाँ पर क्या करा, जेट एयरवेज को कुछ फंडिंग्स प्रोवाइड की इन द फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स, ताकि वो अपनी ऑपरेशनल एक्टिविटीज स्टार्ट कर सके। अब क्वेश्चन ये खड़ा हो जाता है कि सर ये आपने बोला क्या, ये क्या हुआ यहाँ पर, ICD इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की जरूरत क्या पड़ जाती है कंपनी को, कई बार क्या होता है, ध्यान सुनना, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स के लिए कॉर्पोरेट्स को एक डिफिकल्टी ये राइज होती है कि उसके पास में, मान लीजिएगा, उसे पैसे का जरूरत है और वो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, बहुत लॉन्गर टर्म पीरियड के लिए नहीं है, ठीक है। एक शॉर्ट टर्म पीरियड हो सकती है, मैक्सिमम 1 ईयर हो सकता है। यूजुअली कॉर्पोरेट में 90 डेज की प्रैक्टिस होती है, अप टू 1 ईयर की प्रैक्टिस होती है, ठीक है। बट अब प्रॉब्लम यह है कि यार मेरे पास पैसा नहीं है, और एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जैसे हमारे यहाँ पर इसके पास में देखिए, ऑर्गन आईटी पार्क प्राइवेट लिमिटेड, इसके पास में सरप्लस पैसा था, मतलब सरप्लस आप लोग जानते होंगे ना, प्रॉफिट था, सरप्लस मनी है उसके पास अवेलेबल। तो उसने बोला कि ठीक है यार जेट एयरवेज, नॉट टू वरी अबाउट इट, हम तुमको पैसा देंगे। बट क्वेश्चन ये राइज हो जाता है, ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये राइज हो जाता है कि ऐसे भी एवरी दे देंगे क्या? नहीं 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 नहीं, इसके लिए कंपनीज एक्ट ने कुछ प्रोविजन दिए हैं। यूजुअली मैं बता दूं, यहाँ पे जो बोरिंग्स हैं वो यूजुअली अनसिक्योर्ड बोरिंग्स होती हैं। मेरी बातों को ध्यान सुनना, याद देखिएगा, बहुत सारी बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है मैं डायरेक्टली बोलता हूं, तो आपसे कैच करें, ठीक है। सो यहाँ पर जो बोरिंग्स हैं वो बेसिकली अनसिक्योर्ड बोरिंग्स है, और ये कंप्लीटली एक अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब है यहाँ पर हम ऐसा नहीं देख रहे हैं कि डिपॉजिट्स जो कि कहीं ना कहीं जाकर ट्रेड हो रहे होंगे किसी स्टॉक एक्सचेंज पे, ऐसा नहीं होता है। जब हम किसी ऑर्गेनाइज्ड मार्केट की बात बोलते हैं तो जैसे हम बात करते हैं, जैसे सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, वहां डिपॉजिट्स की बात नहीं हो रही होती है। तो ये एक मार्केट ऐसा जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। बट क्या अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के लिए, जी हाँ, अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के लिए क्या कोई स्पेसिफिक रेगुलेशंस होंगे? जी हाँ, रेगुलेशंस हैं, और उसके बारे में जब मैं बात करूंगा, याद रखिएगा, जब हम डिस्कस करेंगे तो हम बोलेंगे कंपनीज एक्ट के सेक्शन 73 एंड 76 की बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है अंडर दिस कॉन्सेप्ट, मतलब ICD सेक्शन 73 एंड 76, ये बड़े इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं अंडर दिस कॉन्सेप्ट, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। ध्यान सुनना मेरी बात को, पहले मैं यहाँ के आपके सामने, जैसे मैंने आपको बोला कि इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की मैं बात कर रहा हूँ, और क्या प्रॉब्लम अराइज हो रही है कि यहाँ पर एक कॉर्पोरेट को शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट की पैसे की जरूरत थी। उसने कॉर्पोरेट को कांटेक्ट किया, क्योंकि ये बात कर रहा है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स की। तो उसने जिस कॉर्पोरेट को अप्रोच किया, उसके पास सरप्लस फंड था, उसने उसको मनी प्रोवाइड कर दिया। यूजुअली हो सकता है कि ये सिक्योर्ड भी अनसिक्योर्ड हो, बट मैंने जैसे कहा कि यूजुअली प्रैक्टिसेस जो होती है वो अनसिक्योर्ड की फॉर्म में होती है। अच्छा, अब प्रॉब्लम यह है कि सर अनसिक्योर्ड होगा तो रिस्क भी कैसा होगा? हाई रिस्क होगा, और कॉस्ट ऑफ फंड जो होता है ना वो भी हायर होता है कंपेयर बैंक्स, क्योंकि यहां पर जहां पर कोई पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स अनसिक्योर्ड है, तो सिंपल सी बात है, लिक्विडिटी बनाने के लिए, जी हां, उसे लिक्विडिटी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक हायर इंटरेस्ट रेट भी आपको पे करना पड़ेगा। क्लियर हो रहा है? तो अगर एक हम ऊपर से ओवरव्यू लें तो इस पर्टिकुलर न्यूज से मैं आपकी सेशन को स्टार्ट कर रहा हूं, जहां मैं बोल रहा हूं जेट एयरवेज ने अपने ऑपरेशंस को रीस्टार्ट करने के लिए, देखो, एंड आज एफर्ट्स एज ऑन रीस्टार्ट द सर्विसेज ऑफ जेट एयरवेज। इसकी पूरी आपको पता है जेट एयरवेज के साथ में क्या क्या डिफिकल्ट बिजनेस डिफिकल्टीज आई, क्या क्या फ्लॉज थे जिसकी वजह से बहुत ही अच्छा ये परफॉर्म नहीं कर पाई थी। बट ये स्टोरी मैं आपको कभी और बताऊंगा। मैं सिर्फ यहाँ आपका कोर फोकस लेके आना चाहता हूँ ICD के ऊपर, मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अच्छा, अब जब मैं यहाँ कह रहा हूँ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, तो मैं स्पेसिफिकली आपसे बात करने वाला हूँ कंपनीज एक्ट के अंदर सेक्शन 73 एंड 76, जो कि बात करेगा कंप्लीटली कॉन्सेप्ट ऑफ इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अच्छा, अब दो दिन बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें। आपने ये बात तो समझ लिया कि सर इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स के लिए सेक्शन 73 और सेक्शन 76 के साथ कंपाइल करना मैंडेटरी है। ऑलराइट, सेक्शन 73 ना, इसका सेक्शन 73 सबसेक्शन 2, ठीक है,
यहां पर बात करेगा कंपनीज की, बोलता है कि कंपनी ना, बोला ठीक है हम तुमको बता रहे हैं कंपनी लोग क्या कर सकते हो, तुम डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, बट यू नो व्हाट, यू हैव टू कंपाइल विद सर्टेन कंडीशंस। तो यहां पर दो कैटेगरी बनाया गया, 73 के अंदर और एक 76 के अंदर। यहां पर हम बोलेंगे एलिजिबल कंपनी, एलिजिबल कंपनी की बात करेंगे, और यहां पर हम लोग कवर कर रहे हैं प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ठीक है, एलिजिबल कंपनी के अंदर मैं बताऊंगा डिटेल में अभी आपको एलिजिबल कंपनी हम किसको कह रहे हैं यहां पर। क्लियर? अब ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, बहुत ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना। जब हम प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एज पर सेक्शन 73 सेक्शन 2, मेरी बात को ध्यान सुनना, क्योंकि सेक्शन 73 सेक्शन 2 अगर समझ में आएगा तो कॉन्सेप्ट में कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, और मैं यहाँ मॉड्यूल में भी पढ़ाऊंगा आपको, एमसीए की वेबसाइट से भी आपको डिस्कस कराऊंगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट ऐसे समझ में आने से वाला। यहाँ शॉर्ट नोट बना के नहीं करूंगा कि इतना रट लिया इतना रट लिया। लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। ऑलराइट, नाउ कम टू द पॉइंट। जब हम सेक्शन 73 सेक्शन 2 को देखते हैं तो ये प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी दोनों की बात कर रहा है कि भैया अगर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी अगर तुम कुछ कंडीशंस पूरी कर देते हो ना तो जाओ ऐश करो। मतलब ऐश करो मतलब ये है कि आपको ना, आप अपना मेंबर लोगों से, अपने मेंबर से, याद रखना अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड यू हैव टू फुलफिल सर्टेन कंडीशंस। और वो कंडीशंस क्या हो सकती हैं, ध्यान सुनिएगा। पहला बोलता है जी सुनो कंपनी ये काम करो, अप्रूवल लो, ध्यान सुनना, अप्रूवल लो इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन, याद रखिएगा बाय पासिंग रेजोल्यूशन, ध्यान सुनना। अप्रूवल लेना पड़ेगा सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अंदर, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है चाहे पब्लिक कंपनी है। अगर मेंबर से पैसा लेने जाती है, सुना, मेंबर से पैसा लेने जाती है, वापस बोल रहा हूं, मेंबर से पैसा लेने जाती है, फिर सुन लेना मेरी बात को, बुद्धि में अच्छे से बैठा लेना। सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अंदर कह रही है कंपनी, प्रोविजन क्या कह रहा है कि अगर कोई कंपनी चाहे पब्लिक है प्राइवेट है, अपने मेंबर से अगर पैसा लेना चाहती है तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा अप्रूवल इन जनरल मीटिंग बाय पासिंग रेजोल्यूशन। क्लियर? अच्छा, ये तो काम आपने कर लिया। इसके अलावा मैं बताऊंगा कि जो ये यहां पर एक्सेप्ट कर रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, उसके लिए यहां पे स्पेसिफिकली बोला गया है कि वही डिपॉजिट जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला है कि हाँ जी ये डिपॉजिट्स हैं, आफ्टर कंसल्ट विद द आरबीआई। इसके लिए अलग से बताऊंगा, डोंट वरी, ये टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, आप देखिएगा बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन हम धीरे धीरे सबको समझेंगे। ठीक है, तो पहला काम क्या कर लीजिएगा, अब ये ले लीजिएगा। फिर आपको एक सर्कुलर इशू करना है, मेरी बात को ध्यान सुनना बेटा, सर्कुलर इशू करना है, सर्कुलर इशू करना है। सर आप फटाफट से समझा दीजिए ना एक बार। देखो बेटा, आओ देखो 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 देखो, आपके मॉड्यूल की तरफ लेके चलता हूं आपको, ताकि आपको ग्रैबिंग डायरेक्टली यहां से कराऊं। ध्यान सुनना, ध्यान सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अगर ये नहीं पकड़ा, आपके समझ में नहीं आया, आपने यहाँ पर सेक्शंस को थोड़ा कैजुअली अगर हैंडल किया ना, तो ये टॉपिक आपको बार बार परेशान करने वाला है। नाउ देखिएगा, सेक्शन 73 सेक्शन 2 कहता है सब्जेक्ट टू द पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन इन जनरल मीटिंग, और ठीक है यहाँ पे बोला सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज वी प्रिस्क्राइब इन कंसर्न विद द आरबीआई एक्सेप्ट डिपॉजिट्स। कंपनी कर सकती है, हाँ जी, कंपनी कर सकती है अपने मेंबर से, याद रखना, हाईलाइट कीजिए अपना मॉड्यूल में, अपना मॉड्यूल में हाईलाइट कीजिएगा अच्छे से। एक कंपनी कर सकता है, रेजोल्यूशन पास कीजिएगा, और क्या करना है आपको, कहां से लेंगे, मेंबर से, पब्लिक से नहीं लेने की बात कर रहा हूं। ठीक है, वो सेक्शन 76 के अंदर बताऊंगा अभी। इन सच टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूडिंग द प्रोविजन ऑफ सिक्योरिटी, अगर आप उसको क्या कर रहे हो, सिक्योर बना रहे हो, सिक्योर कर रहे हो, तो चार्ज क्रिएट कर रहे हो, तो याद रखिए चार्ज भी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन प्लेज नहीं होगा, प्लेज क्रिएट नहीं करेंगे, चार्ज क्रिएट करेंगे। आई होप ये प्लेज और चार्ज वाला कॉन्सेप्ट पता होगा, नहीं पता होगा सेपरेट वीडियो आएगा, इसमें भी आएगा आगे। ठीक है, provision of security if any for the repayment of such deposits with interest and as may be agreed upon the company and its members subject to the following fulfillment of conditions। मतलब सेक्शन 73 सेक्शन 2, सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अंदर क्या कह रहा है, कंपनी को क्या ध्यान रखना है, रेजोल्यूशन पास करना होगा जनरल मीटिंग, और कर लेंगे। इसके अलावा दूसरी बात क्या याद रखनी है, याद रखिएगा, जो भी हम यहाँ पर सिक्योरिटी अगर सिक्योर्ड कर रहे हैं तो याद रखिएगा चार्ज क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, और ये कंडीशन कैसे होगी, एक एग्रीमेंट होगा जिसे कॉवेनेंट बोलते हैं, याद रखिएगा कॉवेनेंट बोलते हैं एग्रीमेंट को यहाँ पे। ठीक है, तो उस टर्म में कंडीशंस में प्रिस्क्राइब होगी। ऑलराइट, और कुछ कंडीशंस पूरी करनी पड़ेगी। कंडीशंस क्या होंगी यार, सर्कुलर इशू करो मेंबर्स को, ध्यान सुनो, मेंबर्स को कंपनी सर्कुलर इशू करेगी। सर कौन सी कंपनी, प्राइवेट और पब्लिक को, ऊपर वाली बात पूरी कर रही हो, कहां से लेना है, मेंबर से, वापस सर्कुलर हो मेंबर से। ठीक है, मेंबर से लेना है, सर ठीक है, ठीक है ले लेंगे मेंबर से, कितना वो बताऊंगा अभी। ठीक है, कितना परसेंटेज लेंगे वो बताऊंगा। सर्कुलर इशू जब करोगे तो सर्कुलर इशू करने में 4 बातें याद रखना, भूल मत जाना। यहां पर तो स्क्रीन पे तुम रट लोगे, लेकिन मेरे बात को ध्यान सुनना। सबसे पहले उस सर्कुलर में मेंशन करना पड़ेगा फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, वापस फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी, पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात समझना, जब फाइनेंशियल पोजीशन बताओ साथ बताओ क्रेडिट रेटिंग, कंपनी क्रेडिट रेटिंग बतानी पड़ेगी। नंबर ऑफ डिपॉजिट्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, और कोई अगर ऑलरेडी आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए हैं तो उसका कितना अमाउंट ड्यू है, कितना अभी भी आउटस्टैंडिंग है, मतलब पे ऑफ करना है, उसकी डिटेल दीजिएगा।
क्या देना पड़ेगा सर्कुलर में? 4 बातें आएगा। पहला बोलो मेरे साथ में, पहला बोलो, अभी के अभी बोलो। पहला क्या आएगा? फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सेकंड क्रेडिट रेटिंग। थर्ड क्या बात करेंगे हम लोग? जल्दी से क्रेडिटिंग हो गया सर। क्रेडिटिंग आपने बताया बीच में सर। क्रेडिटिंग बेटा, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आप जो इशू करने जा रहे हो, ठीक है, रेटिंग जो दी जा रही है आपको, उसकी रेटिंग कहां से लेनी पड़ेगी? रेटिंग एजेंसी से, जो आप जानते हो अच्छे से। रेटिंग एजेंसी रजिस्टर्ड होती है विद द सेबी, उस रिसर्च एजेंसी से आपको कहना पड़ेगा रेटिंग। क्लियर एकदम? ठीक है, तो पहला फाइनेंशियल पोजीशन, दूसरा रेटिंग लेना पड़ेगा, तीसरा आपको क्या बताना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिट्स, कितने डिपॉजिट से आप ले रहे हैं। एंड फोर्थ वन इज अगर कोई अमाउंट ड्यू है रिगार्डिंग यू नो व्हाट ऑलरेडी इशू डिपॉजिट्स, तो उसका अमाउंट का डिटेल देना है। अब इस सर्कुलर को ना एटलीस्ट 30 डेज पहले, 30 डेज कब से? जब मेंबर को देने वाले ना, मेंबर को इशू करेंगे सर्कुलर, ये उससे 30 डेज पहले इसको फाइल कर दीजिएगा विद द आरओसी। क्या? विद द आरओसी सर। कितने दिन पहले? 30 डेज पहले, बिफोर इशूइंग सच सर्कुलर्स टू द ऑल मेंबर्स, जिनको आप दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है सर, ये भी हो गया हमको क्लियर। अब ध्यान सुना आगे की बात। कंपनी को एक प्रोविजन बनाना पड़ेगा। क्या? देखो, ईच 30 अप्रैल, क्या सर? हाँ जी, हर साल में 30 अप्रैल जब आएगा, 30 अप्रैल या उससे पहले या 30 अप्रैल पर, उसके बाद नहीं, ऑन और बिफोर 30 अप्रैल, ठीक है, ऑफ ईच ईयर क्या करना है? 20% सुनो वापस, 20% अमाउंट्स जो आपके मैच्योरिंग डिपॉजिट्स हैं इन अ फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर बोल रहा हूं, याद रखिएगा, प्रीवियस नहीं बोल रहा हूं। फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर का जितना भी आपका मैच्योरिंग डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल 100 रुपए का हो रहा है, 100 रुपए का नहीं होगा, मान के चलिएगा, तो 20 रुपीज आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में मेंटेन करने पड़ेंगे शेड्यूल बैंक के साथ। क्लियर एकदम सर? ऑल राइट सर, ये भी हमको बुद्धि में चला गया। और सुनो ना, कोई डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए, पहले से डिफॉल्ट करे बैठे हो किसमें? जो ऑलरेडी डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हुए ना, उनकी रिपेमेंट में कोई डिफॉल्ट ना हो। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनो यार, मैं इस सेशन को याद रखिएगा, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा कि आपको मैं शॉर्ट नोट के वाली यू नो व्हाट वीडियोस बनाऊं जो लोग अक्सर कर देते हैं। मैं चाह रहा हूं कि यहाँ आप मॉड्यूल से समझें। यार तुम्हारा करियर है यार, तुम अब खुद सोच लेना, तुम्हारा करियर है, तुम चाहो तो यार शॉर्ट नोट से पढ़ो, मुझे कोई इशू नहीं है, बट एग्जाम से पहले इतना टाइम जब होता है ना, तो अच्छी थॉरो स्टडी कीजिएगा, नहीं तो झोला छाप सीए या सीएस बनने से अच्छा है कि सीएस मत बनो या सीए मत बनो। एनीवेज, कम टू द पॉइंट। नाउ पहला हमने बोला इशू सर्कुलर टू इट्स मेंबर्स। इससे देखो किसकी इसमें क्या क्या लिखेंगे सर्कुलर में? फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की। सेकंड बात देखो क्रेडिट रेटिंग, पॉइंट डाल के लिख लो 2। सेकंड बात जाएगा। थर्ड बात टोटल नंबर ऑफ डिपॉजिटर्स, अमाउंट ड्यू टुवर्ड्स डिपॉजिट्स। फोर्थ, क्लियर एकदम? चलिए, ये कौन सा है फोर्थ वन जो आपने पहले कभी ले रखा हो? फिर इसकी सर्कुलर को आपको स्टेट फाइल करना पड़ेगा विद आरओसी विद 30 डेज बिफोर द डेट ऑफ इशू ऑफ सर्कुलर। ऑलराइट, कोई भी अगर डिपॉजिटिंग है, जो आपने देखो याद रखना, जो आपके डिपॉजिट्स ऑलरेडी चल रहे हैं, यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? डिपॉजिटिंग ऑन और बिफोर द 30th डे ऑफ ईच ईयर। कब? 30th अप्रैल, ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ ईच ईयर, सम not less than 20% of amount deposits maturing during the financial year or kept in scheduled bank in a separate account called as deposit repayment reserve account। बोलो ना, deposit repayment reserve accounts। क्लियर? ये 20% वाला क्लियर एकदम। फिर कहता है सर्टिफाइंग दैट कि भैया कंपनी हैज नॉट डिफॉल्ट इन एनी रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, अभी बताए थे, और इंटरेस्ट से रिलेटेड है। और अगर डिफॉल्ट कर भी दिया था यार, गलती से हो गया था ना, क्या करें, पैसा वैसे का इशू था, तो सुनो ना, 5 ईयर अब लैप्स हो गया हो, मतलब सबका निपटारा करके सबको पेमेंट कर दिया, उसका 5 साल कंप्लीट हो चुका हो। देखो, पीरियड ऑफ 5 ईयर हैव elapsed since the date of making the good default। इज इट क्लियर? प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी इफ, अगर सिक्योर्ड बना रहे हो, अगर सिक्योर डिपॉजिट इशू कर रहे हो, तब आपको क्या करना पड़ेगा? चार्ज क्रिएट करना पड़ेगा। देखो, the due repayment of the deposits or interest thereon then include the creation of charge on the property or assets of the company। याद देखिएगा, मैं नॉलेज के लिए बोल रहा हूं, पहले फटाफट से आप इंटेंजिबल प्रॉपर्टी को यहां पर एज ए कोलैटरल नहीं क्रिएट करेंगे, यहां पर स्पेसिफिक मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी आएगा। क्लियर है? और यहां पर चार्ज ही क्रिएट होगा, प्लेज क्रिएट नहीं होगा। यहां तक मैं समझता हूं मेरे बच्चों को पता लग गया। तो ये बात मेरे बच्चों पकड़ में आया आपको? पहला हमने डिस्कस क्या किया? अच्छा, यहीं पर जब हमने सेक्शन 73 सेक्शन 2 की बात को समझा अच्छे से, ठीक है? अब देखो बेटा एक और ध्यान से, सेक्शन 76 की जब मैं बात करूंगा, ध्यान सुनना। ये बोलता है एलिजिबल कंपनी। देखो, एलिजिबल कंपनी, ध्यान सुनना, एलिजिबल कंपनी, सर देख लो, बड़ा बड़ा कर दिया, इतना बड़ा कर दिया है, समझो, एलिजिबल कंपनी। ये सेक्शन 76 के अंदर बात कर रहा है। हमें 2 ही तरह की कंपनी को समझना है पहले। यहाँ पर 73 के अंदर
जहां पर हमने बात किया अभी, ठीक है। और फिर हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, सेक्शन 76 जिसके अंदर बात कर रहा है एलिजिबल कंपनी की। एलिजिबल कंपनी देखो आओ, यहां पर कह रहा है, ध्यान सुनना बेटा, रूल 2 सब रूल 1 क्लॉज ई ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014। अब पब्लिक कंपनी, पहले इसको अच्छे से हाईलाइट करना अपना मॉड्यूल में, मॉड्यूल से पढ़ रहे तो उसको हाईलाइट करना। पब्लिक कंपनी क्या बोल रहे हैं, पब्लिक कंपनी, क्या प्राइवेट कंपनी है, नहीं, पब्लिक कंपनी एज रेफर टू इन सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 76 having a net worth of not less than 100 करोड़। तो कितना बोल रहा है, नेट वर्थ नॉट लेस देन, देखो ये और बड़ा कर रहा हूं ताकि अच्छे से देख लो, not less than 100 करोड़ और टर्न ओवर नॉट लेस देन 500 करोड़। कितना, 500 करोड़, ठीक है। विच has obtained the prior consent of company generating by passing SR and file the resolution with the registrar of company before making the invitation to public for acceptance। सर सेक्शन 73 की सेक्शन 6 है सर सेक्शन 76 की जब हम बात करेंगे तो वहां बात कर रहे हैं क्या, एलिजिबल कंपनी तब देख रहे हैं हम लोग। अच्छा, जब मैं एलिजिबल कंपनी बोल रहा हूं तो यहां तुमसे कहना चाह रहा हूं ये कंपनी एलिजिबल है कैसे, पब्लिक से एक्सेप्ट करने के लिए, क्या, डिपॉजिट्स। तो 73 सेक्शन 2 के अंदर प्राइवेट एंड पब्लिक की बात करी, जो अपने मेंबर से लेने की बात कर रही है, डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात कर रही है, ठीक है। अच्छा ध्यान सुनना बेटा, जब 76 के अंदर बात कर रहे हैं एलिजिबल कंपनी की तो वहां स्पेसिफिकली बोल रहे हैं वो किससे ले सकती है, पब्लिक से ले सकती है, प्रोवाइडेड उसकी नेटवर्थ 100 करोड़ से कम ना हो, 100 करोड़ नॉट लेस देन 100 करोड़, या फिर टर्नओवर चेक कर लीजिएगा 500 करोड़ से कम ना हो, प्लस उसने एसआर पास किया ऑन जनरल मीटिंग एंड याद रखिएगा उसने उसी स्पेशल रेजोल्यूशन में MGT 14 के अंदर फाइल कर दिया विद द आरओसी। ऑलराइट, बात पकड़ में आया। तो दो कैटेगरी हमने बना ली 73 सेक्शन 2 के अंदर, जो कि हमने अभी डिटेल में यहां डिस्कस किया आपके साथ में, ठीक है। उसमें जनरल प्रोसीजर फॉलो करना है आपको जनरल मीटिंग कॉल करनी है, एसआर पास रेजोल्यूशन पास करवाना है अंडर सेक्शन 73 सेक्शन 2 कंपनीज को, ठीक है। इसके अलावा कुछ सर्कुलर इशू करना है, फाइनेंशियल स्टेट पोजीशन बतानी है, ये सारी डिस्कस मैंने भी किया हुआ है आपके साथ में। डिफॉल्ट नहीं किया हो 20% आपको फॉलोइंग मैच्योरिंग डिपॉजिट्स का अमाउंट आपको डिपॉजिट करना होगा सेपरेट अकाउंट के अंदर, ठीक है। ये जो हमने 73 सेक्शन 2 से रटा दिया है आपको। अब मेरी बात तो सुनते जाओ बेटा, ध्यान सुनना, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझो, मजा आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ध्यान से देखते हैं आगे का हिस्सा। अब ये जो हमने देखा तो हम यहाँ बात कर रहे थे आपसे कि क्या हो रहा है जेट एयरवेज के केस में, कुछ इसी तरीके से किया गया कि भाई, अच्छा तुम ध्यान से देखो बेटा, इस केस में बताओ मेरे को कौन सी सिचुएशन आ रही है, 73 वाली या 76 वाली, जेट एयरवेज ने लिया है। ध्यान सुनो बेटा, बताओ मेरे को, जेट एयरवेज ने पैसा लिया किससे लिया है, मेंबर से लिया है? नहीं, जेट एयरवेज ने क्या पैसा मेंबर से लिया क्या रे? सोचो ना, सोचो क्या एयरवेज, जेट एयरवेज ने किससे लिया है? ऑरेन पार्क्स प्राइवेट लिमिटेड हुज शेयरहोल्डर्स आर मुरारी झालन और अंकित झालन। अब कितना लिया? 50 करोड़। तो क्या मेंबर लोग है उसका? नहीं, यहाँ तो स्पेसिफिकली नहीं बोला, मेंबर नहीं है, ठीक है। मतलब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स, क्लियर है? तो एलिजिबल होना जरूरी है। अब मैं आपको जो समझा रहा था 73 एंड 76, तो हमने दो बातें यहाँ पे किया था। 73 के अंदर जो मैंने बोला प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी, जिसके अंदर कंडीशन मैंने बताया। एलिजिबल कंपनी के अंदर जब मैंने बात किया तो उसमें मैंने बोला था, याद रखना बेटा मेरे बच्चों, नेट वर्थ मिनिमम 100 करोड़ या आपका टर्नओवर कितना 500 करोड़, ठीक है, प्लस एसआर चाहिए आपको, और एसआर को फाइल कीजिएगा विद आरओसी। क्लियर एकदम? आपने यहां तक मेरे को लगता है कोई डाउट नहीं होगा आपको, ठीक है। अब देखो मेरी बात को आगे सुनते जाना। जब हम यहां बात कर रहे हैं ना कि 73 2 के अंदर और 73 सेक्शन 76 के अंदर, तो एक बात अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिएगा, इनकी डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की कुछ लिमिट्स भी हैं। मतलब कि कितना ये डिपॉजिट्स एक्सेप्ट कर सकती हैं, उसके बारे में डिटेल समझते हैं, ठीक है। अब पहले यहाँ पे समझना मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना। जब हम डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं तो दो वर्ड यहाँ यूज होंगे, ध्यान सुनना। डिपॉजिट्स की जब बात कर रहे हैं दो वर्ड यूज होंगे, ध्यान से सुनते जाना। ड्रॉ करना चाहो ड्रॉ करना, और सुन सकते हो सुनना, लेकिन याद रखना अपने नोट्स बनाने का मजा कुछ और है। वो नोट्स एग्जाम में काम आएंगे, पहले पढ़ेंगे समझेंगे फिर नोट्स बनाएंगे, ठीक है। डिपॉजिट्स, या तो डिपॉजिट एक्सेप्ट हो रहे हैं या रिन्यू हो रहे हैं, मतलब पहले से इशू किए हुए थे और एक्सेप्ट किए हुए थे, पहले से एक्सेप्ट किए हुए थे, फिर आगे फर्दर कर रहे हैं। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, ध्यान सुनना। ये जो डिपॉजिट्स जो होंगे ना, इनका जो ड्यूरेशन होगा, ठीक है,
एक्सेप्ट जो करेगी नॉट लेस देन 6 months, 6 महीने से कम नहीं, एंड नॉट मोर देन 36 months। इसकी जो ड्यूरेशन रखेंगे, याद रखिएगा, वो 6 महीने से कम का नहीं होगा। अब से 6 महीने का मतलब कम से कम आप कंपनी जो इशू डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी, कंपनी चाहे वो 73 सेक्शन 2 के अंदर या सेक्शन 76 के अंदर एलिजिबल कंपनी अगर ये डिपॉजिट एक्सेप्ट करेगी तो याद रखिएगा ये 6 महीने से कम के लिए नहीं एक्सेप्ट करेगी और 36 महीने से ज्यादा के लिए एक्सेप्ट नहीं करेगी, पहली बात। बट एक एक्सेप्शन यहां के खड़ा हो जाता है, बोलता है कि अगर फॉर मीटिंग शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट, अगर मैं बात करूं कि शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है, सर बड़ी रिक्वायरमेंट नहीं है सर, मतलब अभी सर थोड़ा 2-3 महीने के लिए पैसा चाहिए था सर, 2-3 महीने का ज़्यादा का नहीं चाहिए सर, हमको हमारा काम हो जाएगा, तो बोला ठीक है कर सकते हो, 6 महीने से भी कम कर सकते हो। याद रखना लेस देन 6 months, मतलब सर क्या कहना चाह रहे हैं आप? पहले हमने क्या बताया आपको, बेटा ध्यान सुनना, 6 महीने से कम के लिए डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करोगे, बट अगर शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट्स की बात हो रही है, ठीक है, तो आप 6 महीने से कम के लिए कर सकते हो, बट याद रखना बट नॉट लेस देन 3 months, नॉट लेस देन 3 months। ठीक है, मेरी बात सुन रहे हो, ध्यान समझ में आ रहा है बेटा? 6 महीने से कम के लिए नहीं होगा। ऑलराइट सर, ये भी मुझे समझ में आ गया। अब आगे की बात सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहता है लेकिन एक कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, जो आप 3 महीने से कम के लिए नहीं है, याद रखिए, ओके 6 मंथ से कम के लिए एक्सेप्ट कर सकते हो शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए, लेकिन 3 महीने से कम के लिए एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। और एक और बात ध्यान सुन लो, ये जो डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो ना, डिपॉजिट एक्सेप्ट या रिन्यू कर रहे हो, ठीक है, इसकी भी एक लिमिट है, इसकी एक परसेंटेज है, वो कितनी है? नॉट एक्सीड 10% ऑफ पेड अप शेयर कैप प्लस फ्री रिजर्व्स नो वर्किंग। या कहता है ये अगर एक्सेप्ट कर रहे हो, ध्यान सुनना, अगर आप कर रहे हो, क्या करना है आपको, आप चाहते हो 3 months का लेस देन 6 months का, बट 3 months तक कम से कम 3 months का लेना चाहते हो, तो ये 10% से ज्यादा नहीं होगा आपका पेड अप शेयर कैपिटल से। याद रखना 10% से ज्यादा नहीं होगा आपका पेड अप शेयर कैपिटल से, ये कंडीशन है। फ्री रिजर्व वाला नहीं आएगा, सिक्योरिटी पेमेंट वाला नहीं आएगा। यहाँ पे याद रखिएगा क्या बोल रहे हैं। पहला हमने बोला कि आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप कर लीजिएगा, 6 महीने से कम का नहीं होगा, 36 मंथ से ज्यादा का नहीं होगा। अगर आप क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म फंड रिक्वायरमेंट के लिए कर रहे हैं, तो 3 मंथ से कम के लिए तो नहीं कर सकते हैं। और याद देखिएगा आपकी जो पेड अप शेयर कैपिटल से 10% से ज्यादा इसका अमाउंट नहीं होगा, चाहे वो एक्सेप्ट कर रहे हो या रिन्यू कर रहे हो। पहला बात पकड़ में आ गया। ऑलराइट सर, दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनना, एक और इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, छोटी छोटी एस्पेक्ट से मॉड्यूल में कवर नहीं है। अगर आप मॉड्यूल के भरोसे बैठे हैं तो मॉड्यूल आपके भरोसे नहीं बैठा है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, इंपॉर्टेंट समझना। अब अगर मैं बात करूं जॉइंट नेम्स की, जॉइंट नेम्स, व्हाट्स द प्रॉब्लम विद दिस? जॉइंट नेम्स ऑफ डिपॉजिटर, याद देखिएगा मैक्सिमम 3 नेम्स, जैसा 3 नेम्स, मतलब आप डिपॉजिट आपने लिया, ठीक है, कंपनी ना आपको पता भी होगा कि एक डिपॉजिट सर्टिफिकेट इशू कर रही है, तो वो 3 लोगों के लिए हो सकता है। और ये मैंडेटरी नहीं है, इसमें क्लॉज डालना पड़ा, मतलब क्लॉज डालना पड़े आपको, यू नो व्हाट, ईदर और सर्वाइवर और यू नो व्हाट फर्स्ट प्रायोरिटी सेकंड, आप 3 के नाम से आप कर सकते हैं। यहाँ पे कोई क्लॉजेस स्पेसिफिकली डालने का जरूरत नहीं है, जैसे मैंने बताया आपको, ईदर और सर्वाइवर मैंने नाम सुना होगा, ठीक है, या हम लोग सीनियरिटी हिसाब से लिखते हैं। आप यहाँ मैक्सिमम 3% डिपॉजिट्स मतलब एक सर्टिफिकेट में कवर कर सकते हैं, ठीक है, 3 से ज़्यादा नहीं। 1 पर्सन को यहाँ डिपॉजिट एक्सेप्ट हो सकता है और 3 लोगों से भी कंपनी एक्सेप्ट कर सकती है और एक ही सर्टिफिकेट के अंदर, ठीक है, ठीक है सर, ये भी हमको क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ध्यान सुन जाना बेटा, ये मॉड्यूल में नहीं है अभी ना, आपके मॉड्यूल में नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, मतलब मॉड्यूल में कुछ एग्जीक्यूटिव में कहीं कवर कर रखा है, कहीं प्रोफेशनल में कवर नहीं है, कहीं इंटर में कवर किया हो, कहीं नहीं कवर हुआ है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि इसको हम लोग ध्यान से यहाँ समझ लेंगे, फिर हम मॉड्यूल में जाएंगे एक बार, ठीक है। और डोंट वरी, हम लोग अभी एमसी की वेबसाइट पर जाकर समझेंगे इसको। सो सर ये भी हमको क्लियर हो गया। अब मेरी बात को एक और बात पकड़ो बेटा, जब हम बोल रहे हैं ना कि सेक्शन 73 सेक्शन 2, याद रखिएगा, फटाफट से बोलिएगा मेरे साथ, सेक्शन 73 सेक्शन 2, अभी हमने पूरा कौन सा पढ़ा था, 2 तरह की कंपनी पकड़े थे, सेक्शन 73 सेक्शन 2, और दूसरा कौन सा पकड़े थे, सेक्शन 76 वाली, जो कि बोल रहे थे कि एलिजिबल
कंपनी, एलिजिबल कंपनी। अब अगर सेक्शन 73 सबसेक्शन 2 वाली कंपनीज की मैं बात करूं, ध्यान सुनना बड़ी बात, ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पर, इसकी कितना लिमिट होगा, कितना आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हो या रिन्यू कर सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो या रिन्यू कर सकते हो। मेरी बात सुनना ध्यान से मेरे बच्चों, एक्सेप्ट कर सकते हो, रिन्यू कर सकते हो, ध्यान सुनना, ठीक है। अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां किससे ले रहा होगा, सोचने वाली बात है, डेफिनेशन रटा हुआ है, फ्रॉम मेंबर, मेंबर से ले सकता है कितना, 35% अप टू 35% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर? ऑलराइट सर, ये तो हमने किसका कैटेगरी बना लिया, सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अंदर, जो कि कंपनी अपनी क्या कर रही है, मेंबर से पैसा ले रही है, बोलो ना, सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अंदर कंपनी कर रही है, अपने मेंबर से डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है, कितना कर रही है यहां पर 35% तक, किसका, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। अब इस 35% जो है ना, इसको ध्यान सुनना, 35% जो मैं बोल रहा हूं, इसको 35 को कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपने कहीं पहले से ही अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट किया हुआ है, दोनों बात समझना, मैं इसे क्लियर कर दूं, ऐसे समझो, प्रपोज्ड टू बी एक्सेप्टेड और रिन्यूड, एक्सेप्टेड और रिन्यूड प्लस ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ऑलरेडी एक्सेप्टेड, ठीक है। आप या तो देखो, दो बातें हैं, इसका 35% ले रहे हैं, 35% कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम देखेंगे कि जो आप करने जा रहे हैं कितना परसेंट, कितना अमाउंट आप कर रहे हैं, प्लस आपने ऑलरेडी किया हुआ है उसका 35%। अब वो किसका निकाल रहे हैं, 35% ज्यादा नहीं होगा, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है, ये बात क्लियर है। अच्छा, ये इसके अलावा हमने बोला, देखो ये याद रखना, ये लिमिट्स इसलिए बता रहा हूं, 35% यहाँ पे लिमिट्स बताई गई, ये मेंबर से बता रहा है, कब सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अंदर कंपनी के अंदर बात करेंगे तब ये अप्लाई होगा। अब यहीं ध्यान सुनते रहना, इंपॉर्टेंट है यार, क्या बताएं, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर्स, चाहे वो पब्लिक कंपनी फॉर्म में क्रिएट हो या प्राइवेट कंपनी फॉर्म में क्रिएट हुए हों, ऑलराइट, उनके लिए बोला आप लोग क्या कर सकते हो, 100% तक ले सकते हो। किस चीज़ का 100% तक, आपका याद रखिएगा, वही पेड अप प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का 100% तक IFSC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी कर सकती है, ठीक है। मेंबर से कितना ले सकते हैं, कौन सा सेक्शन 73 सेक्शन 2 के अंदर कंपनी 35%। अब आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, किसका बोल रहे हैं, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का। अगर IFSC है तो 100% कर सकती है। तुमसे ध्यान सुनते जाना मेरे बच्चों, ध्यान सुनते जाना। अब देखो सुनो ना, स्टार्टअप कितना कर सकती है, 100%। स्टार्टअप अपना मेंबर लोगों से 100% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकती है। अच्छा, स्टार्टअप कब तक रहेगा, उस कैटेगरी के लिए बोल रहे हैं 10 ईयर्स तक। ये स्टार्टअप हम कब तक ट्रेन कर रहे हैं इसको, 10 ईयर्स के लिए, फॉर दिस पर्पस 10 ईयर तक इसे स्टार्टअप ट्रेड कर रहे हैं, कर सकता है। बोला प्राइवेट कंपनी अगर कुछ कंडीशंस फुलफिल कर देती है तो वो अपने मेंबर्स से भी 100% तक डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं। 100% किसका है जी, पब्लिक पेड अप शेयर कैपिटल, फ्री रिजर्व्स और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। जी सेम फैक्टर याद रखना, ये तीनों फैक्टर्स वहां कंसीडर करेंगे जब हम डिपॉजिट्स एक्सेप्टेंस की लिमिट एक्सेप्ट या रिन्यू की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। क्लियर एकदम। तो जब प्राइवेट कंपनी की बात करेंगे इसके लिए भी अलाउड है, लेकिन इसने अगर कंडीशंस कुछ पूरी कर दी, और वो कंडीशंस क्या, ध्यान सुनना। पहली बात, ये प्राइवेट कंपनी एसोसिएट कंपनी या सब्सिडरी कंपनी नहीं होनी चाहिए किसी और कंपनी की, ठीक है। सच प्राइवेट कंपनी इज नॉट एन एसोसिएट और सब्सिडरी कंपनी ऑफ अदर कंपनी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सुनते जाना, क्या कर रहे हैं, बोरोइंग्स, ध्यान सुनना, बोरोइंग्स फ्रॉम बैंक, या हम बात करें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस या अदर बॉडी कॉर्पोरेट नॉट exceed twice of its पेड अप शेयर कैपिटल या 50 करोड़ विच एवर इज लेस, दोनों में से जो भी अमाउंट हो। तो कह रहा है जी इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कंपनी की पेड अप, प्राइवेट कंपनी के पेड अप शेयर कैपिटल के क्या बोल रहे हैं
जो उसने बोरिंग्स की हुई हैं वो क्या नहीं होने, नॉट एक्सीड ट्वाइस, ठीक है, या 50 करोड़ विच इज लेस। पब्लिक बैंक, मान लो यार अभी इस प्राइवेट कंपनी ने बैंक से बोरिंग्स की हुई थी या किसी इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट एक्सेप्ट किए, जैसे जेट एयरवेज ने किए हैं, आपके कभी एग्जांपल में बता रहे थे आपको, ठीक है, या फिर क्या हो रहा है सर किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पैसा लिया हुआ बोरिंग्स हैं, तो वो नहीं होना चाहिए ट्वाइस ऑफ इट्स, एक्सीड ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 50 करोड़ विच एवर इज लेस, ठीक है। एंड एक और कंडीशन पूरी कर दो, क्या भाई आपने डिफॉल्ट नहीं किया हो, ठीक है, नो डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ बोरोइंग्स, ठीक है। अगर ये कंडीशंस एक प्राइवेट कंपनी भी पूरी कर देती है, कौन कौन सी मेरे बच्चों याद करो ना, भी एसोसिएट कंपनी नहीं है वो, ना ही सब्सिडी कंपनी, वापस बोलो, ना ही वो एसोसिएट कंपनी है, ना ही वो सब्सिडी कंपनी है, ना ही वो एसोसिएट कंपनी है, ना ही वो सब्सिडी कंपनी है, ना ही वो एसोसिएट कंपनी, ना ही सब्सिडी कंपनी है। दूसरी बात क्या बोल रहा है, उसका जो पेड अप शेयर कैपिटल का जो अमीन ध्यान सुनना, मेरी बात को ध्यान सुनना, अगर बोरिंग्स की हुई हैं, अगर बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या फिर अदर बॉडी कॉर्पोरेट से, वो एक्सीड नहीं हो आपके कितना, ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 का विच इज लेस, एंड आपने कोई डिफॉल्ट नहीं किया ऑन बोरिंग्स पेमेंट्स में, और सर ये हमको क्लियर हो गया। तो यहां पर भी कितना बोले तुमको 100%। अब ध्यान सुनना, समराइज कर रहा हूं एक बात को, इंपॉर्टेंट है। 73 सेक्शन 2 के अंदर मेंबर्स लेना 35% बता दिया आपको, ठीक है, पेड अप शेयर कैपिटल, फ्रीज अप सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स। इसके अलावा आईएफएफसी पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की अगर बात करें 100% अलाउड है। स्टार्टअप्स 100% ले लो, 10 ईयर्स तक तुम स्टार्टअप ट्रेड हो रही हो। पब्लिक प्राइवेट कंपनी ऑफ कोर्स, आप पहली बात आप कुछ कंडीशन पूरी कीजिएगा, एसोसिएट कंपनी नहीं होंगे आप, सब्सिडरी कंपनी भी नहीं होंगे, एंड इसके अलावा हम क्या बोल रहे हैं, आपने बोरिंग्स नहीं किया बैंक से, इंस्टीट्यूशन से या बॉडी कॉर्पोरेट से, एंड नॉट एक्सीड, अगर बोरिंग्स की हुई है तो वो एक्सीड नहीं होना, देखिएगा बोरिंग्स एक्सीड ना हो किससे, ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल और 50 करोड़ विच इज लेस, और आपने डिफॉल्ट नहीं किया बोरिंग्स पेमेंट्स के अंदर। ओ माय गॉड सर, इतना सारा बातें। अब देखो ध्यान सुनना, अगर सेक्शन 76 के अंदर कंपनी फॉलो हो रही, कौन सी, एलिजिबल कंपनी। एलिजिबल कंपनी कैसे पता लगाएंगे, जिसका नेटवर्थ कितना 100 करोड़ से कम का नहीं है, और जिसका या फिर ऑलराइट टर्नओवर 500 करोड़ से कम नहीं है, उसने एसआर पास किया जनरल मीटिंग, ऑलराइट उस हम एलिजिबल कंपनी मांग रहे हैं। जो क्या मांग रहा है, क्या कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहा है या रिन्यू कर रहा है डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक। सेक्शन 76 में हम बात करते हैं किसकी, एलिजिबल कंपनी की, ठीक है। सर ये कितना ले सकती है अपने मेंबर से, इसके लिए बोले मेंबर से ना, मेंबर से तुम जाके ले लो कितना 10%। क्राइटेरिया सेम है, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स, ऑलराइट सेम क्राइटेरिया पे चलेगा, ठीक है। और अगर ये जाके लेती है किससे, मेंबर्स के अलावा किसी अदर, अब अदर का मतलब यहाँ पर मेंबर नहीं है, मान लीजिएगा फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं जैसे कि पब्लिक है, ये पर्टिकुलर पर्सन उसका मेंबर नहीं है, अदर से कैटेगरी की बात करेंगे 25% किसका, सेम इसका बात कर रहे हैं। जब भी इसकी कैलकुलेशन करेंगे 10% की या 25% की, याद रखिएगा दोनों में हम देख लेंगे कि आपने कहीं ऑलरेडी तो नहीं ले रखा है। मान लीजिएगा आप एक्सेप्ट कर रही है कंपनी, रिन्यू कर रही है, दोनों बातों में से कोई भी बात हो रही है, एक्सेप्ट कर रही है, रिन्यू कर रही है, ऑलरेडी जो इशूड था वो सॉरी एक्सेप्टेड था डिपॉजिट, उसी को रिन्यू कर रही है फर्दर। तो यहाँ पर जब 10% 25% कैलकुलेट कर रहे हैं, 25% केस ऑफ पब्लिक, तो याद रखिएगा हमको चेक कर लेना है कि भाई आपने पहले से जो किया हुआ है प्लस अब जो कितना करने जा रहे हैं वो 10% ज़्यादा नहीं हो। जब हम 25% यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट बता दूं, अक्सर ये नोट्स पढ़ने वाले होंगे गड़बड़ हो जाती है, या जो भी आपको नोट से पढ़ाते होंगे, जरूर नहीं सबको होता प्रॉब्लम, बट हो जाता है क्या, 25% कैलकुलेट करते वक्त अगर आपने पहले से मेंबर से ले रखा तो इस लिमिट को इसमें कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब सर एक कंपनी ने, मान लीजिएगा एलिजिबल कंपनी ने 5% तक अपने मेंबर से ले रखा था, और अब वो 25% अपने यहाँ पब्लिक से एक्सेप्ट करना चाहती है, तो जब हम ये 25% कैलकुलेट करेंगे तो जो मेंबर से लिया हुआ 5% है वो यहाँ 25% में कैलकुलेट नहीं होगा, सिर्फ वही कैलकुलेट होगा जो आपने पहले से पब्लिक से ले रखा होगा, ऑलराइट, और प्लस जितना आप करना चाहते हैं पब्लिक से एक्सेप्ट उतना ही हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। मेंबर से अगर पहले से लिया हुआ है तो वो कैलकुलेट यहाँ पर नहीं होगा, वेल कैलकुलेट लिमिट ऑफ 25%। 25% किसका, पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स। इसके अलावा अगर हम बात करें गवर्नमेंट कंपनी की, गवर्नमेंट कंपनी ना, इसको हम बोले जाओ 35% ऑफ, 35% किसका, सेम पेड अप शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मेरे बात बच्चों को पकड़ में आ गई होगी, याद रखिएगा ये टॉपिक मैं आप लोगों को डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये इसका कमांड आ जाए, ठीक है। ये एग्जाम में ना किसी भी तरह के क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं और आपको भी पता होना चाहिए यार कितना परसेंटेज है, ठीक है। अब अगर तुम ध्यान से देखो, समराइज करना स्टार्ट करें तो हमने क्या देखा, 73 के अंदर सेक्शन 2 मेंबर से लेना है कंपनी को 35% तक ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आईएफसी 100%, स्टार्टअप 100% जाओ, फैक्टर सबको याद है ना, पेड अप, रिजर्व एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट्स।
स्टार्टअप्स के लिए बात कर लिए, प्राइवेट कंपनी तुम्हें कुछ कंडीशन पूरी करनी पड़ेगी, एसोसिएट कंपनी नहीं होगी, तुम एसोसिएट कंपनी नहीं होगी, सब्सिडियरी कंपनी नहीं होगी किसी और कंपनी का, ऑलराइट। या इसके अलावा क्या बोले, बोरिंग्स अगर ले रहा है तो बैंक से, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से, तो नॉट एक्सीड ट्वाइस ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल, ऑलराइट, और 50 करोड़ व्हिचएवर इज लेस, एंड बोरिंग्स में डिफॉल्ट नहीं यार, ठीक है। चलिए एलिजिबल की बात करें तो मेंबर से 10% तक ले सकता है, पब्लिक से लेने जा रहे हो तो 25% ले लो, अगर गवर्नमेंट कंपनी हो तो 35% तक ऑफ इट्स पेड अप शेयर कैपिटल। याद रखना, फिर बोल रहा हूँ, कैलकुलेट करते वक्त आउटस्टैंडिंग बोरिंग डिपॉजिट जो हैं, आउटस्टैंडिंग मतलब पहले से लिए होते ना, और जितना करने जा रहे हो वो साथ कैलकुलेट करेंगे, क्लियर। अभी देखो यहां पर आओ, ध्यान से आते जाओ, देखो बेटा, देखो ध्यान से देखो, स्क्रीन पर जाओ। प्रोवाइड दैट इन केस ऑफ अ कंपनी डज नॉट सिक्योर डिपॉजिट्स और सिक्योर सच डिपॉजिट्स पार्शली, अगर क्या करें सिक्योर नहीं है या पार्शली सिक्योर भी क्या है, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट में जितना भी सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट निकालोगे वहां आपको लिखना पड़ेगा इन अ प्रोमिनेंट मतलब बड़ा बड़ा शब्दों में लिखना पड़ेगा। क्या अनसिक्योर्ड है भाई जी, क्या है ये टर्म्स, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट्स, ठीक है, इन कोटेड इन एवरी सर्कुलर फॉर्म एडवर्टाइजमेंट्स इन एनी डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इन्विटेशन टू एक्सेप्ट ऑफ डिपॉजिट्स। अगर पार्सली भी है तभी आपको मेंशन करना है। प्लस कंपनी को क्या करना है, इशू सर्कुलर टू इट्स स्मॉल मेंबर्स इन अ मैनर स्पेसिफाइड इन सर्कुलर इन पब्लिश इन इंग्लिश लैंग्वेज, और ऑफ कोर्स एक वर्नाकुलर लैंग्वेज में होगा जहां पे आपका रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ कंपनी का सिचुएटेड है, ऑलराइट। अच्छा, डिफॉल्ट के केस में दोनों ही बात रखना, जब ये सर्कुलर इशू कर रहे हो तो कंपनी का स्टैट्यूटरी ऑडिटर से या सर्टिफिकेट लेकर आओ कि कंपनी ने डिफॉल्ट नहीं किए हुए इन रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स, ऑलराइट। पहले से लिया हुआ था उसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया, रिपेमेंट डिपॉजिट मतलब प्रिंसिपल अमाउंट में और इंटरेस्ट में कोई डिफॉल्ट नहीं किया, और अगर किया हुआ था तो उसका भी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि हाँ जी 5 ईयर एलैप्स हो चुका है डिफॉल्ट होने का, मतलब टू मेक द गुड द लॉसेस। सर्टिफिकेट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर shall be attached in DPT 1। DPT 1 का बात कर रहे हैं तो किसका बात कर रहे हैं, सर्कुलर, मेरे बच्चों सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर stating that the company has not committed default in repayment of deposits or in payment of interest or deposit accepted either before or after the commencement of this act. In case a company has committed default in repayment of deposits either before or after the commencement the payment of interest on such deposits, a certificate of statutory deposit auditor अगेन वहां पर टैच करना पड़ेगा। मतलब सर क्या कहना चाहते हैं, सीधा बता दीजिएगा ना। सुनो, देखो 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 ध्यान सुनना, अगर डिफॉल्ट किया हुआ, डिफॉल्ट करो या ना करो, दोनों बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना। डिफॉल्ट अगर कर दिया है तो 5 ईयर elapse हो गया, इन दैट इन ऑल्सो इन दिस केस यू हैव टू टेक द सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टैट्यूटरी ऑडिटर कि भैया 5 ईयर elapse हो चुका है, और अगर डिफॉल्ट नहीं भी किया है तब भी आपको लेना पड़ेगा किससे, आपके स्टैट्यूटरी ऑडिटर से सर्टिफिकेट कि कंपनी ने जो डिफॉल्ट नहीं किया हुआ रिपेमेंट ऑफ डिपॉजिट्स और इंटरेस्ट दे ऑन। याद रखिएगा ये जो हम सर्कुलर दे रहे हैं DPT 1 के अंदर दे रहे हैं, मतलब हम लोग जो DPT 1 मतलब डिपॉजिट्स की हम बात कर रहे हैं 1 के अंदर, ठीक है, इसके साथ सर्टिफिकेट जाएगा। नाउ प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट्स बाय एलिजिबल कंपनी, बहुत ध्यान सुनना मेरी बात को बेटा, सारा मैंने बता दिया, रीड करवा रहा हूं आपको फटाफट से। एन एलिजिबल कंपनी एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम इट्स पर्सन्स सब्जेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ कोर्स सेक्शन 73 सेक्शन 2, ये तो करना ही करना है, एंड सब्जेक्ट टू सच रूल्स एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में इन कंसर्न विद द RBI। कहता है क्या काम करना है, ऑब्टेन द क्रेडिटिंग, ठीक है। दूसरा इंक्लूडिंग इज नेटवर्क लिक्विडिटी एबिलिटी टू पे इट्स डेब्ट्स बियॉन्ड डेट्स, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल पोजीशन, अभी बार बार हटाए थे, फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, informing the public the rating given to the company at the time of invitation or deposit from the public which ensure that adequate safety and rating shall be obtained for every year during the tenure of deposits। याद रखिएगा जब तक डिपॉजिट चलेंगे, मतलब फॉर एग्जांपल आपने 36 मंथ्स के लिए एक्सेप्ट किए हैं तो 36 मंथ्स में एवरी ईयर आपको रेटिंग को क्या करना है, रिवाइज करवाना है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट बात है, देखो ना, एवरी कंपनी एक्सेप्टिंग सिक्योर डिपॉजिट्स फ्रॉम द पब्लिक शैल विद इन 30 days of such acceptance or creates a charge on its assets of an amount not less than the amount deposit accepted in favor of the deposit holders। अच्छा ध्यान सुनना, in favor of the deposit holder, लेकिन अगर सिक्योर डिपॉजिट हम बात करते हैं तो हम वहां पर एक अपॉइंट करते हैं, किसको बोलते हैं, ट्रस्टी। ट्रस्टी जो होता है याद रखिएगा वो किसके के लिए काम करेगा, डिपॉजिटर के इंटरेस्ट में काम करेगा, वो बताऊंगा मैं आगे आपको, पर याद रखना 30 डेज के अंदर क्या कर देना, एग्जीक्यूट करना होगा आपको डॉक्यूमेंट जो कि सिक्योरिटी के लिए होगा, मतलब जहां चार्ज क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो क्या कर रहे हैं बेटा, विद इन 30 डेज ऑफ सच एक्सेप्टेंस क्रिएट, अच्छा देखो
चार्ज ऑन एसेट्स ऑफ एन अमाउंट नॉट लेस देन द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स। कब से? विद इन 30 डेज। अच्छे सैलेड करो यार, कभी भी नहीं जी, एक्सेप्ट करने का 30 डेज के अंदर एक डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कीजिएगा, क्या? चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी सिक्योर्ड कर दिएगा। ऑलराइट, चलिए नाउ कंपनी शैल इशू सर्कुलर टू इन द फॉर्म ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अभी बताए थे DPT 1 इंग्लिश और वर्नाकुलर लैंग्वेज में जाएगा बेटा, और रजिस्टर्ड ऑफिस जहां पर कंपनी का सिचुएटेड होगा वहीं होगा ना, वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब लोकल लैंग्वेज, और अपलोड कीजिएगा कंपनी का वेबसाइट पे। आगे देखो बेटा ध्यान से, हु कैन बी अ डिपॉजिटर। कहता है जी डिपॉजिटर मींस एनी मेंबर ऑफ अ कंपनी, जो कि सेक्शन 73 सेक्शन 2 में पड़ा है, मेड अ डिपॉजिट विद द कंपनी इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन सेक्शन 73 सेक्शन 2, रटा दिया अच्छे से, और या फिर सेक्शन 76 के अंदर एलिजिबल कंपनी जो कि पब्लिक से ले रहा है। क्लियर? डिपॉजिट इंश्योरेंस में बताऊंगा अभी आपको बेटा, डोंट वरी, घबराना मत कि सर ये डिपॉजिट इंश्योरेंस चला गया है। बताएंगे अभी डिपॉजिट, समझो ना, ये डिपॉजिट इंश्योरेंस का कॉन्सेप्ट मैं पूरा डिटेल बताऊंगा, एक अलग से सेपरेट वीडियो बना के इसके ऊपर हम लोग अलग से बड़े से मतलब आपको बताएंगे प्रैक्टिकली कुछ एग्जांपल साथ में। पहले मैं फ्लो लेके चल रहा हूँ। हाँ, यहाँ बता दूं कि आपके डिपॉजिट जो आपने अमाउंट एक्सेप्ट किया हुआ है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भी आप डिफॉल्ट ना कर दें, इंश्योरेंस लेना पड़ेगा सिक्योर डिपॉजिट केस में। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि लेना ही पड़ेगा, मतलब दोनों ही कंडीशन हो सकता है। अगर आप सिक्योर डिपॉजिट बना रहे हैं तो चार्ज क्रेडिट कीजिएगा ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, या फिर आप इंश्योरेंस लीजिएगा, ठीक है, और दोनों ही कंपनी कर सकता है। क्लियर? तो बताएंगे अभी सिक्योरिटी की पॉइंट पे आ रहे हैं यही समझाने के लिए। देखो बेटा, रूल 6 ऑफ कंपनीज एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट रूल 2014 क्या कहता है? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी एवरी कंपनी, सेक्शन 73 सेक्शन 2, इसीलिए कह रहा हूं जिसने अगर 73 सेक्शन 2 अच्छे समझा है तो उसको एकदम क्रिस्टल क्लियर होगा। एंड एवरी एलिजिबल कंपनी, कौन सेक्शन 76? क्लियर? इनवाइटिंग सिक्योर डिपॉजिट शेल फॉर सिक्योरिटी बाय वे ऑफ चार्ज। ध्यान सुनना मेरी बात, देखो यार मैं आपको और अच्छे से कर दूं। चार्ज ऑन एसेट्स एज पर शेड्यूल 3 एक्सक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स ऑफ द कंपनी, ये नहीं आएगा रे। For the due repayment of the amount of deposit and interest on an amount which shall not be less than the amount remaining unsecured by the deposit insurance। मतलब सर, मतलब इतना तो आपको ऑल टाइम मेंटेन रखना है जितना भी पेंडिंग है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने 100 करोड़ के डिपॉजिट से किए थे, उसमें से मान लीजिएगा आप जो यहाँ बात करेंगे कुछ मैच्योर होते चलेगा, ठीक है, तो आपने उसमें पेमेंट कर दिया, आज का डेट में वो 80 करोड़ का रहेगा, तो ऑल टाइम आपको 80 करोड़ से कम का आपको इंश्योरेंस मतलब सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ेगी ऑल टाइम। Now, the amount of such deposits and interest payable thereon shall not be exceed the market value of the assets by the registered valuer। और देखो सुनना मेरी बात को, अभी जो भी आपने मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी रखा उसका मार्केट वैल्यू जितना भी है, याद देखिएगा, फॉर एग्जांपल 100 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो 100 करोड़ का डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो याद देखिएगा एसेट्स का मार्केट वैल्यू ना इससे लो नहीं हो सकता। और इसको एसेस कौन करेगा? रजिस्टर्ड वैल्यूअर। रजिस्टर्ड वैल्यू कौन होगा? इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर या फिर प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट विद 10 ईयर एक्सपीरियंस। ऑलराइट, देखो वैल्यूएशन कौन करेगा? बाय इंडिपेंडेंट मर्चेंट बैंकर हु इज रजिस्टर्ड विद द सेबी, या फिर इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस हैविंग अ मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 10 ईयर्स। क्लियर? और क्या देखो मैंने भी बताया आपको, नॉट बीइंग इन नेचर ऑफ द प्लेज, जो सिक्योरिटी क्रिएट करोगे वो प्लेज का फॉर्म में नहीं होगा, मतलब चार्ज क्रिएट होगा वो कंपनी के मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ही, ठीक है। इंटरेस्टिंग बात याद रखना, जरूरी नहीं है प्रॉपर्टी इंडिया में हो, आउटसाइड इंडिया भी हो सकती है। इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया भी होगी तो भी चलेगी, मतलब तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ध्यान सुन जाना मेरी बात को बेटा, यहाँ भी हम जाएंगे आगे। पहले एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँ ताकि आपको, देखो बेटा ध्यान सुनना, हमने अभी लिमिट्स ली थी यहाँ पे, देखो बेटा लिमिट्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था, ध्यान से स्क्रीन पे आ जाओ, ठीक है। ये MC21 के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ जो एक्सपीरियंस है जिन्होंने पहले यहाँ पर एसेस किया हुआ है वो लोग जानते हैं कि MC21 वेबसाइट जिन पहली बार देख रहा है, मतलब एग्जीक्यूटिव में है, तो उसको बेटा कुछ नहीं करना है, जाके सिंपली गूगल पे जाएगा MC21, ठीक है, ई बुक को कमांड दीजिएगा उसको, उसके बाद में ओपन हो जाएगा, आप सिंपली जाके MC21 पे भी एक्सेस कर सकते हैं, ये वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ज़्यादा हो सके तो बेटा यूज़ करा करो, आपने ना यूज़ करा करो जितना आप इन मिनिस्ट्रीज़ की
ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे या विजिट करेंगे ना, आपको फ्यूचर में प्रोफेशन भी यही है, तो आपको उतना ज़्यादा आपके लिए फैमिली हो जाएगा सारी चीज़ें। एनीवेज हमने देखो इसमें अंदर सारी लिमिट्स डिस्कस की हुई हैं, चाहे आप ध्यान से अगर क्लॉज 73 को देखें, सॉरी क्लॉज ए को देखें, ठीक है, ये सारा हमने अभी डिस्कस किया था आपसे। प्राइवेट कंपनी का कौन से में डिस्कस किया था, देखो प्राइवेट कंपनी विच इज स्टार्टअप 10 years from the date of its incorporation, या private company which fulfills the following conditions, which is not an associate or subsidiary company, borrowing from the bank of institutions or body corporate less than twice of its paid up share capital of 50 crore. Yes, such company has not defaulted repayment of course subsisting और जो भी उसने कोई भी borrowings एक्सेप्ट की हुई हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एलिजिबल कंपनी के अंदर डिस्कस किया हमने, ऑलराइट सर, ठीक है। अब देखो बेटा एक बात सुनना, ध्यान सुनना, ये आपको क्यों बता रहे हैं, ताकि आपको ना, देखो यहाँ मॉड्यूल में अगर आप देखेंगे, आपके मॉड्यूल में प्रोवाइड नहीं किया हुआ था, ठीक है, मॉड्यूल में यहाँ पर नहीं दे रखा था, इसलिए मैंने आपको जाकर यहाँ डिटेल में अलग से बताया इसको, ठीक है। एग्जीक्यूटिव इंटर में कई जगह दे रखा है, कई जगह नहीं दे रखा है, ठीक है, तो हमने यहाँ डिटेल में डिस्कस इसलिए किया अलग से, ताकि आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आए। अच्छा एक बात और सुनो बेटी, बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, छोड़ कैसे दें, हम यहाँ पर दो फॉर्म इंपॉर्टेंट फॉर्म्स है ना वो यूज़ करने एक तो मैंने बताया DPT 1 यूज़ करना है, कब, जब सर्कुलर इशू कर रहे हो, और एक DPT 3 जिसे हम बोलते हैं रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स, ये कंपनी को, ठीक है, ये फाइल करनी पड़ेगी विद द रजिस्ट्रार। जब भी कंपनी एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद में याद रखिएगा रिटर्न ऑफ डिपॉजिट्स फाइल करना पड़ेगा DPT 3 फॉर्म के अंदर, ये सारा कंपनी इसको करना है, ठीक है, ऑलराइट सर। अब यहाँ ना बेटा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट सुनो मेरी, यहाँ हमने सिक्योरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी देखा, ठीक है, ट्रस्टी की बात कर रहा हूं, एग्जाम में ना बेटा ट्रस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, मैं फिर बोल रहा हूं ट्रस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन आता है, सिंपल सा है, एकदम सिंपल सा है, ठीक है, इसलिए ध्यान से हम कवर कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि एक चीज आप देखिएगा, मैं फिर बोल रहा हूं एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप हो जाता है और ट्रस्टी के ऊपर कई बार क्वेश्चन पुटअप होता है, तो सो बी अवेयर, बहुत सिंपल सा है। ट्रस्टी क्योंकि आप पॉइंट कर रहे हैं, क्योंकि सिक्योरिटी की अगर हम बात करें, सिक्योर डिपॉजिट, तो ट्रस्टी का रोल आएगा। वो कहता है रूल 7 के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट डिपॉजिट रूल 2014, नो कंपनी रेफर्ड इन सेक्शन 73, 72 और एलिजिबल कंपनी अंडर सेक्शन 76 जिसकी हम बात कर रहे थे, shall issue circular advertisement inviting secure deposits unless the company has appointed one or more trustees for depositors for creating security of the deposits। मतलब सिंपल सी बात है, अगर आप सिक्योर डिपॉजिट इशू करने की बात कर रही है कंपनी, चाहे 73 सेक्शन 2 के अंदर हो या 76 के अंदर हो, 76 के अंदर हो, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, कोई एक से ज्यादा आप लोगों को ट्रस्टी अपॉइंट करने पड़ेंगे, ठीक है, इनवाइट बाद में करना, पहले क्या करो, पहले आप अपॉइंट करो और फिर उस डिपॉजिटर से, जो कि डिपॉजिटर का जो ट्रस्टी है यहाँ पर, जो स्पेसिफिकली ट्रस्टी का रोल प्ले करेगा, उससे उसकी इन राइटिंग में कंसेंट लेनी पड़ेगी। देखो, रिटन कंसेंट शैल बी ऑब्टेन फ्रॉम ट्रस्टी from depositors before their appointment and status shall appear in the circular। जैसे मान लीजिएगा आपने डिपॉजिटर अपॉइंट किया हुआ है, मान लीजिएगा ट्रस्टी अपॉइंट किया हुआ है आपने, मान लीजिएगा ABC प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है जिसको आपने यहाँ पर एज ए ट्रस्टी अपॉइंट किया हुआ है, तो आपको बात रखिएगा उसकी कंसर्न लेनी है, प्लस उसके नेम आपको मेंशन करना है हर एक सर्कुलर में कि भैया ये एडवर्टीजमेंट्स के अंदर किस पर्टिकुलर पर्सन को कंपनी ने क्या अपॉइंट किया था, ट्रस्टी, ठीक है। नाउ एंड company shall execute a deposit trust deed in form DPT 2 at least 7 days before issuing the circular or circular in the form of advertisement। ऑलराइट सर, देखो ध्यान से सुनना मेरी बात को, पहले क्या करना है, अपॉइंटमेंट होगा ट्रस्टी का, इसको हटा रहे हैं अभी समझाने के लिए, ठीक है, ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट करिएगा, कब, पहले, बिफोर इशू द सर्कुलर टू इनवाइट द पब्लिक, ऑलराइट, अपॉइंट किया, प्लस क्या करना है, इसका नेम मेंशन करना है हर एक सर्कुलर के अंदर, प्लस DPT 2 के अंदर क्या करना है आपको बेटा, ट्रस्ट डीड एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, एग्जीक्यूट करनी है, ठीक है, कब करना है, 7 days प्रायर ऑफ इशूइंग सर्कुलर, क्लियर, देखो आओ क्लियर, आगे देखते हैं। नो पर्सन इंक्लूडिंग अ कंपनी
दिस इज इन द बिजनेस ऑफ, अब पता लगा अपने ही बंदे को क्या कर रहे हो, तुम यार ट्रस्टी बना रहे हो, नहीं, ठीक है, समझ रहे मेरी बात। देखो, प्रोवाइडिंग ट्रस्टीशिप सर्विसेज शैल बी अपॉइंटेड एज अ ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर इफ प्रपोज ट्रस्टी, अब कौन हो सकता है, कंपनी का डायरेक्टर है, वो केएमपी है या अन्य ऑफिसर है, एम्प्लॉय है कंपनी का, या इसकी होल्डिंग सब्सिडरी है असल कंपनी, और या किसी पर्टिकुलर डिपॉजिटर कंपनी का क्या है, द डिपॉजिटर है ना कंपनी का, डिपॉजिटर इन द कंपनी, कंपनी का मैं ही डिपॉजिटर हूँ और मैं ही ट्रस्टी बन के घूम रहा हूँ, बोला नहीं रे, हम नहीं बनाओगे, ठीक है। तो बात पकड़ में आया, डायरेक्टर केएमपी कंपनी का जो है एम्प्लॉय ऑफिसर है, इन लोगों को ट्रस्टी बनाओगे, भले ये ट्रस्टीशिप ट्रस्टी वाला सर्विसेज प्रोवाइड करता है, या इस पर्टिकुलर पर्सन इंडैप्टेड टू द कंपनी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, छोटा सा एग्जाम में पूछ सकता है, एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। ये क्या सकता है, इंडैप्टेड टू कंपनी, सब्सिडी होल्डिंग कंपनी, सब्सिडी ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी, या मेटरल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है विद द कंपनी। सर मेटरल पिक्यूनरी रिलेशनशिप, अरे किसी भी तरह का फाइनेंशियल कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, मेटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप है, ठीक है। ये कहता है एंटर इनटू एनी गारंटीड एग्रीमेंट एंड सॉरी अरेंजमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ, अब गारंटी अरेंजमेंट, गारंटी अरेंजमेंट सर, हाँ जी, मान लीजिएगा बात कर रहे हैं यहाँ पर हम किसकी, बैंक्स की, कि भैया ठीक है, या इंश्योरेंस कंपनी की, ठीक है, जो आपको इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रही है, और वो कह रही है ठीक है डिफॉल्ट हो गया, हम लोग ठीक है पैसा देंगे तुमको, बट वो लोग थोड़ा ट्रस्टी बनेगा यहाँ पे, क्लियर। एंड इज रिलेटेड टू एनी पर्सन, कौन सा, कंपनी का डायरेक्टर केएमपी से रिलेटेड टू, देखो ना ए, डायरेक्टर केएमपी या उसका ऑफिसर लोगों से मिला जुला नहीं होना चाहिए, मतलब रिलेटिव नहीं होना चाहिए ना उनका, इन लोगों को ट्रस्टी मत बना देना, ठीक है। क्या करना है, ध्यान से सुनना मेरी बात को मेरे बच्चों, पहला आपको एक अपॉइंटमेंट करना पड़ेगा बिफोर इशू सर्कुलर, ट्रस्टी अपॉइंट करना पड़ेगा, दूसरा डीपीटी 2 के अंदर ट्रस्टी एग्जीक्यूट करना पड़ेगा एटलीस्ट 7 डेज प्रायर, ऑलराइट। ऑफ कोर्स उसकी कंसर्न लेनी पड़ेगी, और ट्रस्टी का नेम आपको हर एक सर्कुलर एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करना है, किस पर्टिकुलर पर्सन को आप नहीं बना सकते हैं, याद रखिएगा, आप कंपनी के डायरेक्टर्स के एम्प्लॉयज एम्प्लॉयज को नहीं बना सकते हैं, या फिर डिपॉजिटर्स जो है उस वो ऑफ कंपनी वो ट्रस्टी नहीं बन सकता है, ठीक है। इसके अलावा हमने बात किया किसका, सर क्या मैं जो पर्टिकुलर पर्सन कंपनी में इंडैप्टेड है, मतलब पैसा वैसा दिया हुआ है कंपनी को, सब्सिडी ना, सब्सिडी कंपनी ने, मान लीजिए कंपनी एबीसी लिमिटेड ने मिस्टर ए को पैसा दिया हुआ, वो डिपॉजिटर हैं, वो सॉरी ट्रस्टी हैं, तो उसे अपॉइंट कर सकते हैं, नहीं, क्लियर। या इसी कंपनी की सब्सिडरी होल्डिंग कंपनीज है, या सब्सिडी ऑफ सच होल्डिंग कंपनीज हैं। इसके अलावा क्या बोल रहा है, एसेट कंपनीज आल्सो, ठीक है। इसके अलावा क्या कह रहा है कि सर ऐसा तो नहीं है कहीं पिक्यूनरी मटेरियल पिक्यूनरी रिलेशनशिप हो, नहीं जी वो भी नहीं हो सकता। या फिर इसके अलावा बोल रहे हैं इनके रिलेटिव ना हो, किसके, कंपनी के डायरेक्टर के, कैंपी के और एम्प्लॉयज के। चलिए, नो ट्रस्टी फॉर डिपॉजिटर शैल रिमूव फ्रॉम द ऑफिस, हाँ जी नहीं कर सकते हो, मतलब कंपनी का बोर्ड मीटिंग होगा, उसमें सारे के सारे डायरेक्टर्स की कंसेंट के बिना आप ट्रस्टी को रिमूव नहीं कर सकते हैं। इशू सर्कुलर एडवर्टीजमेंट, देखो यहाँ सुनना मेरी बात को, आफ्टर इशू सर्कुलर एडवर्टीजमेंट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टर्म एक्सेप्ट द कंसेंट ऑफ ऑल डायरेक्टर्स प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड, एंड इन केस अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एटलीस्ट वन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर शैल बी प्रेजेंट एट द मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कॉन्सेप्ट मैंने पूरा समझाया हुआ है वो वीडियो पे, ठीक है, आई होप वो क्लियर होगा। तो ये सिंपल है, जनरल कंडीशन में भी देखा है, ये बात जो एप्लीकेबल हो रहा है किसके ऊपर, ट्रस्टी के ऊपर, सिंपल है यार। ड्यूटीज की बात करूँ यार, जनरल कॉमन ड्यूटीज सब सारे ट्रस्ट से कॉमन होता है, तुम यार समझो सब जगह काम हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा लैंग्वेज का हेरफेर होता है। देखो ट्रस्टी का काम क्या है यार, भैया ये चेक करना एसेट्स जो यहाँ पे चार्ज क्रिएट किया जा रहा है एसेट्स पे वो सफिशिएंट है नहीं है, ठीक है, इनका इंटरेस्ट पे टेक करना है, टाइमली पेमेंट्स हो रहे नहीं हो रहे हैं, कहीं टर्म एंड कंडीशन में कोई चेंजेस तो नहीं हो गए, जो आपने एग्जीक्यूट टर्म एंड कंडीशन पे आपने एक्सेप्ट किया डिपॉजिट्स कहीं उनमें गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं। देखो, एंश्योर दैट द एसेट्स ऑफ द कंपनी चार्ज इज क्रिएटेड टुगेदर विद द अमाउंट ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस आर सफिशिएंट, किसको कवर करने के लिए, प्रिंसिपल और उसका आउटस्टैंडिंग एंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो भैया क्या ध्यान रखिएगा कि जो एसेट्स है कंपनी की वो कैसी है, सफिशिएंट है, ठीक है, जिसमें चार्ज क्रिएट किया हुआ है। सर्कुलर और एडवर्टाइजमेंट जो इशू किया हुआ है कोई भी ऐसा कोई इंफॉर्मेशन कंटेन नहीं करता हो जो कि इनकंसिस्टेंट विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ स्कीम और ट्रस्ट, तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए जो कैसी हो, इनकंसेंट हो। दूसरा, नॉट कमिट एनी ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट, कॉवेनेंट सर क्या होता है, एग्रीमेंट, बेटे एग्रीमेंट हुआ था ना, एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर या पब्लिक के साथ किए तो भी, ठीक है। प्रोविजन ऑफ द ट्रस्ट डीड एंड takes reasonable steps as may be necessary to procure the remedy for breach of covenants, अगर ये ऊपर वाला कॉवेनेंट बोल रहे हैं, अगर किसी टर्म एंड कंडीशन में गड़बड़ किया है तो क्या वो एक्शन लेगा, उसके लिए ध्यान रखना। कॉल मीटिंग ऑफ द होल्डर्स ऑफ द डिपॉजिट एंड व्हेन सच मीटिंग इज रिक्वायर्ड,
कर सकता है, ठीक है। इंप्लीमेंट अ कंडीशन रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, अगर आपको याद होगा ना सिक्योरिटी पहले क्रिएट करना पड़ता है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कितना दिन में करना पड़ता है, 30 डेज के अंदर। कब से? जैसे ही आपने डिपॉजिट एक्सेप्ट कर लिया उसका भी 30 डेज के अंदर आपको सिक्योरिटी क्रिएट करना है। अरे किया नहीं किया चेक करो, क्लियर है, ये चेक करेगा। And do such acts necessary in the event of a security becomes enforceable, कहीं डिफॉल्ट करने जा रहा है तो भैया ये क्या करेगा, मीटिंग कॉल करेगा और सिक्योरिटी को एनफोर्स करेगा, मतलब सलाउट करने वाला पोजीशन रखेगा, मनी कलेक्ट करेगा, डिपॉजिटर को पैसा बांटेगा। तो अगर जरूरत होगा तो वैसा भी करेगा। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस। मेरी बात को ध्यान सुनना, ये बहुत सिंपल से फॉर्म में है, मैं तुम्हें अगर ध्यान से कहूँ, देखो यहाँ पर इसको हाईलाइट करो, इंश्योर कि भैया कंपनी का एसेट सफिशिएंट टू डिस्चार्ज इट्स प्रिंसिपल और इंटरेस्ट, प्लस कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे होनी चाहिए, इनकंसिस्टेंट विद टर्म एंड कंडीशंस एंड नॉट कमिट अ ब्रीच ऑफ इट्स कॉवेनेंट, जो भी कॉवेनेंट्स हैं, प्लस प्रोक्योर अ रेमेडी फॉर एनी ब्रीच ऑफ कॉवेनेंट्स। इसके अलावा लेट करो मीटिंग, कॉल द मीटिंग ऑफ डिपॉजिट होल्डर्स व्हेन इट इज नेसेसरी एंड इंप्लीमेंट अ कंडीशन रिगार्डिंग द क्रिएशन ऑफ सिक्योरिटी, प्लस इन द इवेंट ऑफ मीन्स एनफोर्स सिक्योरिटी इन द इवेंट ऑफ व्हाट, अगर लगा ना गड़बड़ हो रहा है तो एनफोर्स करेगा क्या, सिक्योरिटीज को। एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर एंड रिजॉल्व देयर ग्रीवेंसेस। सर ये पॉइंट्स मेरे बच्चों हाईलाइटेड पॉइंट्स पे ध्यान दीजिएगा, इन्हीं पॉइंट्स पे फोकस कीजिएगा, ये कॉमन बातें यही तो हम डिस्कस करते आ रहे हैं इसमें, ठीक है। आओ देखो, अगर हम ध्यान से देखें मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर, जी हाँ भाई ट्रस्टी तुमने रखा क्यों है, तुझे लगता है गड़बड़ सड़बड़ चल रहा है कंपनी में, तो मीटिंग कॉल करेगा। दूसरा भी वो पॉसिबल है, देखो अब क्या होगा जब हम बोलेंगे मीटिंग ऑफ डिपॉजिटर, तो डिपॉजिटर बोलता है कि सर हमारा मीटिंग बुलाओ, ट्रस्टी हमारा मीटिंग बुलाओ। एक डिपॉजिटर आगे बोलेगा चल जाएगा, सर एक बोलेगा तो हाँ चल सकता है, प्रोवाइडेड 1/10 इन वैल्यू ऑफ डिपॉजिट्स, टोटल अमाउंट ऑफ डिपॉजिट्स 1/10 इन वैल्यू ऑफ टोटल अमाउंट डिपॉजिट्स होल्ड करता हो। देखो रूल 9 ऑफ एक्सेप्टेंस डिपॉजिट रूल्स 14 कहता है कॉल अ मीटिंग, क्या करेगा, ट्रस्टी करेगा कॉल मीटिंग ऑफ डिपॉजिट्स रिक्विजिशन राइटिंग साइंड बाय एटलीस्ट 1/10 ऑफ डिपॉजिटर्स इन वैल्यू फॉर अ टाइम बीइंग आउटस्टैंडिंग। अब एक इंटरेस्टिंग बात सुन रहे हो, यहां पर वर्ड यूज है द डिपॉजिटर्स, मतलब अगर लिखा होता ना 1/10 इन वैल्यू की जब बात कर रहा हूं, देखो 1/10 बाय एटलीस्ट 1/10 इन वैल्यू, तो कम से कम कितना, जैसे मान लीजिएगा 100 करोड़ का क्या हुआ है, तो कम से कम 10 करोड़ का डिपॉजिटर लोग क्या कर रहा हो, मीटिंग कॉल करने के लिए रिक्विजिशन दिया ट्रस्टी को, या हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट व्हिच कॉन्स्टिट्यूट डिफॉल्ट और व्हिच इन द ओपिनियन ऑफ द ट्रस्टी डिपॉजिटर अफेक्ट द राइट्स ऑफ डिपॉजिटर। मान लीजिएगा डिफॉल्ट हो रहा है इन पेमेंट में डिफॉल्ट हो रहा है, डिले हो रही है पेमेंट्स में, डिले इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट में डिले कर रहा है, चेंज इन कंडीशन लाइक परसेंटेज में चेंज हो रहा है, या रिन्यू करने की बात कर रही है कंपनी, ठीक है, कहीं पर भी उनके राइट्स अगर इफेक्ट हो रहे हैं, वाइंडिंग अप होने जा रही है कंपनी, अरे भाई रुक जाएगी मत, मैं सिक्योर्ड डिपॉजिटर हूँ या सिक्योर्ड में नहीं हूँ तब भी डिपॉजिटर हूँ भाई, तो ऐसे में अगर उनका कोई भी या मार्ज होने जा रही है कंपनी, यार अमल कमिट होने जा रही है, तो ऐसा केसेस में भी उनका अगर राइट इफेक्ट हो रहा है तो भी मीटिंग कर सकता है कौन, ट्रस्टी मीटिंग कॉल कर सकता है। डिपॉजिटर लोगों को अगर मीटिंग कॉल करवाना तो क्या करना पड़ेगा, 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ डिपॉजिटर्स को रिक्विजिशन देना पड़ेगा इन राइटिंग, क्लियर एकदम। अब देखो यहाँ पर मैंने बहुत सारा एस्पेक्ट डिस्कस किया हुआ है, इसके अलावा एक अलग से हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर ना मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट डिस्कस करने वाला हूँ कि कौन कौन से अमाउंट्स को ना डिपॉजिट ट्रीट नहीं किया जाता है। अगर सेक्शन की इसमें अगर डेफिनेशन देखेंगे ना तो ये एक अलग ही डेफिनेशन देखो सेक्शन 2 क्लॉज 31 सबसे पहले पढ़ा सकता था मैं इसको, लेकिन इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये सिर्फ इतना ही नहीं पढ़ना है, इसको एग्जॉस्टिव लेवल पर पढ़ेंगे। कहता है डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसिप्ट ऑफ मनी। अब इसको पढ़ के सोचेंगे बाय वे ऑफ डिपॉजिटर लोन और इन एनी अदर फॉर्म बाय कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड सच कैटेगरी ऑफ अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब इन कंसल्टेशन दार। भाई यही तो इंपॉर्टेंट है, अब मैं इसको यहाँ नहीं छोड़ने वाला। इसके लिए नेक्स्ट जो सेक्शन है उसके अंदर हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि बेसिकली कौन कौन से अमाउंट जिसको हम डिपॉजिट ट्रीट नहीं करेंगे। एग्जाम के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है और आपको आना भी चाहिए, क्लियर एकदम। चलिए यहाँ तक क्वेश्चन जिसको कंप्लीट कर लिया है इसे रिवाइज जरूर कीजिएगा। आपको डाउट हो जाए तो NRK9 का व्हाट्सएप ऑफिशियल पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। थैंक यू, बाय, टेक केयर।